बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियाँ वाली होम टाउन पेज के साथ मैं हूँ परीश न्यासी। आज हम मौजूद हैं स्पीकर हाउस में और यहाँ पे आज हम एक अहम शख्सियत से बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के असद उमर साहब। असद उमर साहब, खुश आमदीद। सर, आपसे यही पूछेंगे कि पिछले 9 माह से ये कहा जा रहा था पीटीआई की जानब से कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, इस्तीफे कबूल किए जाएं। जब इस्तीफे कबूल हो गए तो फिर आपकी जानब से ये कहा गया कि अब हमारे इस्तीफे जो हैं वो वापस किए जाएं, मतलब हमारे इस्तीफे जो हैं वो अब कबूल ना किए जाएं। फिर हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट में जब अरकान पीटीआई के जो है वो गए हैं सब, तो फिर उनके ऊपर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। तो इस सब पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपने लगता है कि मूवी की स्टार्टिंग देखी है और एंडिंग देखी है और बीच वाला पार्ट नहीं देखा। ये आपने ठीक कहा कि पहले हमने कहा इस्तीफे मंजूर करो, फिर जब उन्होंने मंजूर किए तो उसके ऊपर एतराज भी करे, लेकिन बीच में भी कुछ हुआ था। और वो ये हुआ था कि जिस वक्त हमारे बार बार कहने पे उन्होंने ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे और एक बंदरबांट लगाई हुई थी बिल्कुल विम्सिकल के जो जिसकी मर्जी आई उस दिन नाश्ते में जो अच्छा नहीं लगा उसको कर दिया। तो हमने कहा था कि अच्छा ठीक है, फिर हम वापस जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन ले रहे हैं और उसका इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। जब वो ऐलान कर दिया तो अब ये परेशान हो गए। उसके बाद हमारे जल्दी जल्दी उन्होंने डिनोटिफाई करने शुरू किए, 35 पहले किए, फिर 35 और किए। फिर जो रह गए थे उन लोगों ने राइटिंग में जाकर जमा करा देने की कोशिश की, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो गए। और लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके जमा कराया, तो वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो उसके बाद जो स्पीकर साहब ने कहा है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो केस आज फाइल हो रहा है और ये उड़ जाना है इनका केस। और स्पीकर साहब तो ऑन रिकॉर्ड है, अभी उन्होंने खत लिख के शाह महमूद कुरैशी को बोला कि जब तक मैं बुला के इनफरादी तौर पे नहीं मिलूंगा इस्तीफा में नहीं कबूल कर सकता। मिले तो किसी से कहा कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये भी कहा गया है ना कि जैसे अब 33 नशिस्तों पर इमरान खान खुद ही वो कह रहे हैं कि फिर से वो एक दफ़ा खुद से सब नशिस्तों पर खुद से इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या आपकी क़यादत को एतमाद नहीं है कि अगर आप किसी और को इलेक्शन लड़ने के लिए कहेंगे वो कामयाब नहीं हो सकेंगे? अच्छा, ये जो है ना हमारी सारी चीज़ें कि वो हमने फैसला किया इमरान खान को खड़ा करना है, हमने फैसला किया थी, आप सिर्फ वो सियासी तौर पे हमने कोई अच्छी चीज़ की है नहीं, उसका सिर्फ रद्द-ए-अमल से पता चल जाएगा आपको। जब आपको रद्द-ए-अमल ये नजर आए कि दूसरी तरफ परेशानी नजर आए, इसका मतलब आपने कोई ठीक ही काम कर दिया। ये इमरान खान को कहते थे उसको सियासत नहीं आती है, इमरान खान ने इनको पिछले 1 साल में सियासत सिखा दी है। ये फैसला बिल्कुल हमने किया इमरान खान साहब को खड़ा करने का, उसकी 1 से ज़्यादा वजूद थी। लेकिन देखें क्या होता है। अभी तो 5-6 दिन बाकी है, हो सकता है अभी भी फैसला बदल जाए, हम फैसले अपने बदल भी लेते हैं। इनको कंफ्यूज रखते हैं, इनको समझ नहीं आती कि हम अभी नेक्स्ट करने क्या वाले हैं। नहीं तो जैसे आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन की जानब से ये कहा गया है कि उनको मजीद 14 अरब रुपए दरकार है इलेक्शन का जो वो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं उसके खर्चे के लिए। तो अब इस सना में कि जब हमारा मुल्क जो है वो माशी बहरान से 2-4 है और डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, एक तरफ हम जनेवा में जाके भीख मांगते हैं कि हमें जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे दिए जाए, दूसरी जानब हम कह रहे हैं कि इलेक्शन हो। अब एक कौमी असम्बली की नशिस्त का 8 से 10 करोड़ जो है वो खर्चा है, जबकि सूबाई असम्बली का 6 से 7 करोड़ खर्चा है। तो क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए? अच्छा, हम ये डिफॉल्ट करने वाले हैं, हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि 100 बंदा काबीना के अंदर बैठा हुआ हो, रोटियां तोड़ रहा हो। हम ये मुतहम्मिल हो सकते हैं कि जब हम भीख मांगने के लिए जाएं जनीवा, वैसे भी आपस की बात है, वो 10 अरब डॉलर कितने गए भाई? वो इतने बड़े बड़े जो ऐलान आ रहे थे उसके बाद से तो जो ज़र मुबादला के ज़खायर का स्टेट बैंक डेटा रिलीज करता है वो पहले से भी कम हुए थे। तो वो किसके अकाउंट में चले गए? किसी के जरदारी साहब के अकाउंट में गए, बिलावल के अकाउंट में गए, शहबाज शरीफ के गए, नवाज शरीफ के गए? जरा बताएं तो वो 10 अरब डॉलर गए किधर? अच्छा, वो जो भीख मांगने के लिए भी गए तो महंगे तरीन होटल्स के अंदर ठहरे, उस वक्त नहीं इनको नजर आ रहा था। आइन की जो बुनियादी चीज़ है कि पूरी जमहूरियत खड़ी हुई है एक आज़ाद इलेक्शन के ऊपर, उसका बिल्कुल तरीक़ेकार सब मुतय्यन है। कल जैसे झाड़ पड़ी है, ठीक ठाक बेइज्जती हुई है गवर्नर साहब के वकील की और फेडरेशन की। जज साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर की है कि तुम तैयारी करके आते नहीं हो, और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि इलेक्शन तो हर सूरत में 90 दिन के अंदर होंगे। आइन की जरूरत पूरे करने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं, अपने मजे करने के, याशियां करने के लिए इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सो उनकी जानब से फिर ये कहा जाता है कि जो आपने सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं पीटीआई के, वो कहाँ पे? उसमें से पैसे जो है खैबर पख्तूनख्वा की सारी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुकी है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर हमने असेंबली तहलील कर दी, इन्होंने तो करने कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला अब इमरान खान वापस आके डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। देखें, जरा सा रिकॉर्ड देख लें, इनके वक्त के अंदर सैलाब आया, लोग मुश्किल के अंदर आए। आप मुझे बताएं कि कितने लोगों की मदद की गई है। और कोविड आया था, कोरोना आया था इमरान खान के वक्त में,
250 अरब रुपए के तो सिर्फ मुफ्त वैक्सीन लगाए गए थे पाकिस्तान के अंदर, 250 अरब रुपए के वैक्सीन। उसके अलावा लोगों को तकरीबन 200 अरब जो गरीब तरीन लोग थे उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सारे पाकिस्तान के। और उसको क्या कह रहे थे ये खासतौर पे सिंध हुकूमत वाले कि वो औरतें खड़ी होंगी लाइन में तो उससे बंदे मर जाएंगे, तो इनको पैसा ना दो, इनको भूख से मरने दो। सो फर्क जो है वो इतना वाज़े साफ कौम को नजर आ रहा है कि जिस वक्त एक ईमानदार लीडर ऊपर बैठा होता है और एक मुश्किल आए कौम के पास, तो किस तरीके से रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है, और किस तरीके से जिस वक्त इम्पोर्टेड रजीम चेंज साजिश की हुई हुकूमत आती है तो वो अवाम को कैसे निहत्था छोड़ देती है। ठीक है सर, आगे मैं आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछूंगी कि ये एक अफसोसनाक अमली कहूँगी फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई है, इस हवाले से आपकी जानब से क्या है कि वो कब तक, एक तो उनकी जमानत मुतवक्के है, और दूसरा ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक भी खबरें आ रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो पीछे जो आपकी इलेक्शन कैंपेन है उसको कौन संभालेगा? देखिए, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है वो तमाम कानूनी ज़वाबित को तोड़ के कानून की धज्जियां उड़ाकर किया गया है। जिस तरीके से तमाशा लगाया गया और गिरफ्तार करने के बाद 3 दफा लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए कि पेश किया जाए, उसको उनकी बात तौहीन अदालत की गई, उनको नहीं लाया गया। उसके बाद से उसको रात को सोने नहीं दे रहे हैं, हथकड़ियां लगा के और उसको लेकर आ रहे हैं वहां पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डटा हुआ है फवाद। इंशाल्लाह ताला पिछले वो कह रहे हैं कि 6 दिन के अंदर कुल मिला के 12-14 घंटे सोए, यानी दिन में 2 घंटे ज्यादा उसको सोने के लिए नहीं दे रहे। जो उसके साथ किया जा रहा है उसके बावजूद फर्क सिर्फ ये होगा, आज निकलेगा इंशाल्लाह ताला, उसको जमानत होगी और फवाद चौधरी जब बाहर आएगा तो अगर फवाद चौधरी पहले 6 फुट का था तो 12 फुट होकर वापस आएगा, उसने इनको आगे और मरना है। अच्छा, और इमरान खान की अगर होता है कुछ इस तरह से, कुछ गिरफ्तारी से मतलब क्यों होता है, किस कानून के तहत होता है, कैसे होता है? अभी कोई मुझे बता तो दे कि कौन सा कानून है जिसके तहत पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपकी जानब से ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर इलेक्शन अभी होते हैं तो आपको क्या लग रहा है, पीटीआई कहाँ पे आप देख रहे हैं, आपकी तैयारियां कैसी इस हवाले से? देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो अब इलेक्शन होने जा रहा है ना, वो तो कोई शक ही नहीं रह गया, खासतौर पे कल की लाहौर हाई कोर्ट की उसके बाद। तो इन 2 सूबों के अंदर तो इस वक्त सिर्फ सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ 2/3 वापस लेकर आएगी या 3/4। अल्लाह ताला फैसले करने वाला है, किसी को गुरूर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वक्त इमरान खान का जिस तरीके से बयानिया लोगों के दिलों में उतरा हुआ है, जिस तरीके से इस हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम के ऊपर जुल्म किया है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई लोगों के ऊपर डाली है, लाखों को बेरोजगार किया है, हजारों कारोबार बंद कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल में, मैं सियासी तज्जिए की बुनियाद पे आपको ये बोल रहा हूँ, सवाल सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ 2/3 लेगी या 3/4। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछूंगी कि चलिए अगर पीटीआई जीतती जाती है, भारी अक्सरियत से आती है, उसके बाद आप आवाम के लिए आपने क्या कह रहे हैं कि कौन सी पॉलिसीज ऐसी मुरतब की हैं जिससे आवाम के लिए भी कोई आपने सोचा है कि आवाम इससे खुशहाल होगी? देखिए, आवाम के लिए तो इमरान खान, अब तो सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं रहेगी ना, पीछे एक माजी भी है जिसको देखकर ये फैसला किया जा सकता है कि इमरान खान अगर वजीर आजम हो तो क्या करेंगे। आपको अगर याद हो, आवाम को अगर याद हो, जिस वक्त हमारी हुकूमत आई थी तो सबसे बड़ा इल्जाम इमरान खान के ऊपर क्या था कि सस्ता पेट्रोल और डीजल क्यों बेच रहा था, वो सस्ता बिजली क्यों बेच रहा था। इसको क्या बोलते थे, वो क्या लगा गए, लैंडमाइंस लगा गए, वो बारूदी सुरंगें छोड़ गए हैं। बारूदी सुरंग क्या थी कि अवाम के ऊपर को रिलीफ क्यों दे रहा था, बिजली क्यों सस्ती थी, पेट्रोल क्यों सस्ता था, क्यों $120 का जिस वक्त पेट्रोल था आलमी मंडी के अंदर, तो इमरान खान जो है वो 150 का बेच रहा था, और जिस वक्त $85 का आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल है तो $250 का बेच रहा है शहबाज शरीफ। तो इमरान खान तो ये करके दिखा चुके हैं। उसके साथ साथ मजीद आगे क्या करना है, एक गवर्नेंस की टीम अलग इस वक्त खान साहब ने बनाई हुई है। सियासी टीम अलग है, हम लोग सियासी मामलात, कानूनी मामलात से डील कर रहे हैं, और एक गवर्नेंस की टीम बनी हुई अलग से जो इस वक्त तफसीली प्लान्स बना रही है कि जैसे ही हुकूमत आती है इंशाल्लाह ताला इमरान खान वजीर आजम बनते हैं तो क्या क्या इकदाम है जिनको लेने की जरूरत होगी। सर, एक और अहम सवाल है, इस्टेब्लिशमेंट से आपकी जानब से भी ये कहा गया था कि हमारा अभी तक कोई राब्ता नहीं है, तो उनके साथ राब्ता होना किस हद तक मौसर साबित हो सकता है इंतखाबात से कबल? राब्ता होने की जरूरत है। देखें, फौज जो है वो इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इस इदारे की अहमियत को इतना खुल कर बयान किया है। वो तो इस हद तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की मुझसे यानी इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरत है।
تو فوج کا ایک بہت اہم کردار ہے. ہم ایک مشکل نیبرہڈ کے اندر رہتے ہیں, ہم خطرناک خطے کے اندر رہتے ہیں, دنیا میں طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اچھے عزائم نہیں رکھتے, تو ہمیں ایک طاقتور تگڑی فوج چاہیے. دیکھیں دہشت گردی جس طریقے سے اس وقت پھیلتی جا رہی ہے, فوج کو جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے خدا کا واسطہ وہ کام کرنے دیں, اور فوج کو اس ڈیوٹی پہ نہ لگائیں کہ کس نے کس کو فون کر کے یہ بولنا ہے کہ تم نے کس پارٹی کے اندر جانا ہے اور کس پارٹی کے اندر نہیں جانا. اس کام سے کے بجائے قوم کی جو فوج کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری جس کے لیے پوری قوم ان پہ فخر بھی کرتی ہے, ناز بھی کرتی ہے, محبت بھی کرتی ہے, ان کو وہ کام کرنے دیں. تو ابھی یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میں الیکشن ہونا, تو کیا آپ مکمل طور پر یقین کر سکتے ہیں کہ الیکشن جو ہے شفاف طریقے سے ہوں گے؟ دیکھیں ہمیں تو اس سلیکشن کمیشن کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے نا. ہم تو ایک دفعہ نہیں, ہم 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں, اور ہم بہت سارے شواہد بھی پیش کر چکے ہیں. ہمارے خیال میں ایک جانبدار ادارہ ہے, وہ ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے. لیکن ہم نے پنجاب کے اسمبلی کے بائی الیکشن جو ہوئے تھے وہ بھی لڑے تھے اسی الیکشن کمیشن کے نیچے, ابھی بھی لڑیں گے. اگر کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پوری طریقے سے اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی کسی بھی قسم کی ہوئی تو اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے اپنا موقف دیا, اور میاں والی ہوم ٹاؤن کے جتنے بھی ناظرین ہیں انہوں نے ان کی باتیں سنی بھی, اور امید ہے ان کو سمجھ بھی آئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے میاں والی ہوم ٹاؤن پیج پہ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.